नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले कि आंगनवाड़ी वर्करों का भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसमें आप देखिए सरकार का फैसला उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। कई वर्षों की सेवा का मेवा ना लगाने का यहां पर आरोप लगा दिया गया है, यानी कि जो यहां मानदेय की बात कही गई थी उस पर भी कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। सेवा का मेवा ना देने का आरोप लगाया गया है। नौकरी पर वो लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर अब यहाँ रिटायरमेंट होती है तो पेंशन वाले सुविधाओं की भी ये मांग कर रहे हैं और फैसले के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी हो चुका है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से हालात जो है वो अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डेली वेजर्स भी पहले धरने प्रदर्शन पर, उसके साथ साथ अगर आंगनवाड़ी की वर्कर्स की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार के फैसले से खुश नजर आते हुए नहीं देखे जा रहे हैं और कई वर्षों की सेवा का मेवा ना देने का भी आरोप लगा दिया गया है। और नौकरी पर जाने के बाद अगर पेंशन में जाते हैं तो जाहिर तरीके से किस तरह से सुविधाएं रहेंगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस वक्त ये पेंशन होने के बाद पूरी तरह से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं कि पेंशन जाने के बाद जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इन लोगों को नहीं दी जा रही है, जो कि होना बहुत जरूरी है। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से ठोस कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं या नहीं, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्करों को यहाँ सरकार का फैसला बिल्कुल भी नहीं सुहाया जा रहा है, रास आता हुआ नजर नहीं आ रहा। कई वर्षों की ये सेवा अपनी यहाँ पर दे रहे हैं और सेवा का मेवा ना देने का भी आरोप लगा दिया गया है। नौकरी जाने पर पेंशन अन्य सुविधाओं की भी मांग कर रहे हैं कि अगर नौकरी से यहाँ वो पेंशन हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसके बाद पेंशन की सुविधा इन लोगों को दी जानी चाहिए। और फैसले के खिलाफ अब ये महिलाएं धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर आप देखिए सड़कों पर कल से इन्हें देखा गया है। जाहिर तरीके से आप देखिए सरकार के खिलाफ अब यहाँ मोर्चा इन लोगों ने खोल दिया है। अब देखना ये बहुत जरूरी है कि आखिर सरकार की तरफ से क्या कुछ फैसला इन लोगों के हक के लिए लिया जाएगा, क्योंकि पेंशन जाने के बाद किस तरह से यहाँ पर काम जो है वो किया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा इन लोगों को मिलनी चाहिए, इस तरह से डिमांड ये लोग यहाँ पर रख रहे हैं। ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। ऋतिका, जिस तरह आप देखिए जम्मू के अंदर डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अब कहीं ना कहीं रोष में देखे गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को लेके ह्यूमन रिसोर्स प्रिपेयर की गई है, जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बताया गया और टर्मिनेशन को लेके तमाम नॉर्म्स भी बताए गए हैं। और टर्मिनेशन में एक बात ये कही गई थी, 60 साल से ऊपर के वर्कर्स को कहीं ना कहीं जॉब का उनका कार्यकाल खत्म कर दिया। और दूसरी बात उसमें ये कही गई थी कि जो भी आंगनबाड़ी वर्कर अगर किसी एक वार्ड में रहते हैं और अपने निश्चित जहाँ पे स्थान पे वो रहते हैं वहां से कहीं अगर दूसरे वार्ड में वो शिफ्ट हो जाते हैं, रहना शुरू कर देते, तो ऐसे आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी उनकी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। और इसी के खिलाफ आज जम्मू की सड़कों पे हमें तमाम आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रोटेस्ट देखने को मिला है। उनकी मांग है कि अगर 60 साल पे आप उन्हें नौकरी से निकालना चाहते हैं तो 60 साल के बाद तो एक जॉब पॉलिसी के तहत एक जो कार्यकाल खत्म होने के बाद जो सहायता दी जाती है, वित्तीय सहायता जो दी जाती है, वो उन्हें दी जाए, वरना नौकरी से निकालने का क्या मतलब बनता है। और उसके अलावा अगर उन्हें एक वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट होने पे, रहने के रेसिडेंस उनका चेंज होने पे अगर नौकरी से निकालना है तो उनकी नौकरी के जिनके 20-20 साल बचे हैं तो किस प्रकार से अपना गुजारा करेंगे। तो ऋतिका, क्या कोई लिखित में यहाँ पर आश्वासन अभी तक दिया गया है इन लोगों को? जी, जब इनसे बातचीत की गई है, इन्होंने कहा है कि अभी ये सिर्फ सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर इनकी मांगों को नहीं माना गया तो इनकी तरफ से ज्यादा प्रदर्शन होंगे, परंतु अभी तक रिटर्न में कुछ भी नहीं निकल के आया है। इनकी बात का रिप्लाई तक किसी की तरफ से नहीं आ पाया है, परंतु इन्होंने साफ जरूर कर दिया है अगर इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया जाता तो बड़े प्रदर्शन जम्मू की सड़कों पर आपको कितनी तादाद है इन लोगों की लगभग के अगर आंकड़े की बात करें तो ऋतिका? कुल आंकड़ा अगर इनका पेश किया जाए 60,000 के करीब आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवा अलग अलग जगहों पे देते हुए नजर आते हैं। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि डेली वेजर्स का आंकड़ा जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने सामने रखा, लेकिन सवाल ये निशान यहाँ पर यह है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधाओं की ये लोग मांग कर रहे हैं और उसके साथ साथ जिन सुविधाओं को लेकर ये बात कर रहे हैं इस पर अभी तक लिखित में कुछ भी सामने नहीं आया है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन और सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से दिखा देते हैं कि चोरों का आतंक किस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर दिन खबर जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। सांबा में चोरों ने यहाँ पर आतंक मचाया हुआ है, बैंक और कई दुकानों को निशाना बना चुके हैं और मुख्य दर्शक बनकर सांबा पुलिस यहाँ पर तमाशा देख रही है। इससे पहले नशा तस्करी के भी मामले और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि मोबाइल स्मगलिंग के भी मामले कई तरह के सांबा जिले के अंदर देखे गए थे। और उसके साथ अब आप देखिए
चोरों के हौसले किस तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस के नाक तले यहाँ चोर किस तरह से वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बैंक और कई दुकानों को भी चोरों ने यहाँ पर निशाना बनाया है। इससे पहले आपने देखा था कि पशु की चोरी किस तरह से हो रही थी। तस्करी का मामला तो देखा ही गया था, लेकिन चोरी का भी मामला सीसीटीवी फुटेज के जरिए सामने आया था और उसके बाद पुलिस जो है वो हरकत में आई थी और काफी तरीके से गश्त जो है वो लगाई गई थी। लेकिन अब इस वक्त बड़ी अपडेट जो है वो सांबा से एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जहां पर चोरों का आतंक एक बार फिर से सामने आ गया है। तो साफ आप देख सकते हैं किस तरह से सीसीटीवी कैमरा के अंदर भी तस्वीरें जो है वो दिखाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ कई बैंक और दुकानों को ये चोर निशाना अभी तक बना चुके हैं। तो साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और एक सवालिया निशान जरूर उठ रहा है कि आखिर अभी तक क्यों नहीं यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो जाहिर तरीके से सवालिया निशान कई तरह के उठ रहे हैं पुलिस पर, लेकिन पुलिस अब किस तरह से गश्त करेगी, कैसे यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा, ये साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिन जिन दुकानों में ये चोरी की घटनाएं हुई हैं, बैंक के अंदर जो चोरी की घटनाएं हुई हैं वो आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पुलिस पहुंची हुई है, तफ्तीश करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चोरों के हौसले लगातार जिला सांबा के अंदर बुलंद नजर आ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कई बार ये भी सामने आया है कि जो चोरी की घटनाएं यहाँ पर होती हैं, नशा उसके पीछे की जो एक कड़ी है वो बनता हुआ नजर आता है। लेकिन अब यहाँ तफ्तीश के बाद ये समझना और देखना बहुत जरूरी है कि पुलिस किस नतीजे पर पहुंची है। क्या यहाँ पर भी वही चोर यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जितनी भी चोरियां देखी गई उसमें कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ही बताया गया था कि नशे के तार जुड़ते हुए नजर आए थे। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दुकान के अंदर यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। ऋषि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, ये कोई पहला मामला नहीं है जिला सांबा के अंदर, इससे पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन कई तरह के सवालिया निशान पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से? देखिए आशा, आपको बता दें कि जिस तरह से आज चोरी की वारदातें जो वो अलग अलग दुकानों पर, शोरूम में यहाँ पर पेश आई है, रेस्टोरेंट में पेश आई, मैं ये पूरा विस्तार से बताऊंगा। लेकिन पिछले लगभग 15 से 20 दुकानों को चोरों द्वारा टारगेट किया गया है। यहाँ पर घर भी टारगेट किए गए हैं चोरों द्वारा पिछले 72 घंटों का जो हमारे पास डाटा है। और अगर आज की अपडेट में आपको बताऊं तो बसंतर जो दरिया है वो बसंतर पुल के से लेके सांबा मुख्य चौक के पूरे दायरे की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 4 से 5 दुकानों को टारगेट किया गया है, बैंक को टारगेट किया गया है और यहां से बताया जा रहा है कि कैश यानी नकदी के साथ कई कीमती चीजें चुराई गई हैं, जैसे लैपटॉप को लेकर बात कर लें या कोई और कीमती सामान आप कह सकते हैं। और उसी के साथ साथ जिस तरह से नकदी भी चुराई गई है, नकदी के साथ साथ जो चोर है वो सीसीटीवी कैमराज में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है और वो कैमराज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, कैमराज की डायरेक्शन चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। और पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल भी छोड़ के जा रहा है कि आप हमें पकड़ नहीं सकते और हम यहाँ पर बिक्को बुक्को चोरियां करेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार 2 दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि सांबा मुख्य चौक के आसपास दुकानें टारगेट हुई हैं, फाइबर का काम जारी है और तमाम लोग वहां से देख रहे होंगे अति व्यस्त रहने वाला सांबा चौक, गाड़ियां लगातार गुजर रही है, लेकिन उसकी आड़ में भी यहाँ पर चोरी की वारदात पेश आई। आज सुबह भी ये तमाम जो यहाँ पर चोरी की वारदातें जो वो रिपोर्ट हुई हैं, उसके बाद लगातार सवालिया निशान पुलिस के ऊपर है। और लोगों से हमने जब बातचीत की तो लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर पुलिस की गश्त क्यों नहीं है। 72 घंटों में इतनी चोरियां हो चुकी हैं, घरों को टारगेट किया गया है, गश्त उसके बाद भी नहीं है। और यहाँ तक कि जो सीसीटीवी कैमराज में चोर दिखते हैं उनकी भी अभी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, इसलिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पुलिस के ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। रुपए की चोरी और किस सामान की चोरी हुई है, कोई आंकड़ा सामने आ पाया है? और चोरी का तार क्या इस बार फिर नशे के साथ तो नहीं जुड़ता हुआ नजर आया? देखिए नशे के साथ तो हर बार जो तार है वो जुड़ता है। और आज की अगर अपडेट में आपको बताऊं तो बैंक के जो कोऑपरेटिव बैंक है उसके ताले तोड़े हुए हैं। अंदर हमने जाके पूरा कंफर्म वहां पर बताया कि जो लॉकर्स थे काफी स्ट्रांग थे, वो वहां तक उनकी पकड़ नहीं बन पाई। बैंक का जो सामान है, कैश है, वो पूरा सेफ है। एक फर्नीचर शोरूम को टारगेट किया गया, वहां से लैपटॉप और कुछ नकदी चुराई गई है। एक रेस्टोरेंट को टारगेट किया गया, वहां से लगभग 10 से 12 हजार रुपए कैश चुराए गए। सीसीटीवी कैमरास को तोड़ा गया और जो तमाम खाने की चीजें हैं वो वहां से उठाई गई। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को चलाकर जरूर दिखाना चाहेंगे। ऋषि, जिस तरह से आपने भी बताया कि रेस्टोरेंट को यहाँ पर निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ बैंक को निशाना बनाया गया है, तो जाहिर तरीके से यहाँ सवालिया निशान ये भी उठ रहा है कि पुलिस जहाँ पर दावा कर रही है कि रात के समय में भी पेट्रोलिंग हो रही है, दिन के समय में बहुत अच्छे से काम जो है वो पुलिस कर रही है, नाका पार्टीज बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि इस तरह से पुलिस के नाक तले चोरी करना एक बहुत बड़ी बात और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आना और उसके बाद भी अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है।
देखिए बिल्कुल सही कहा, ये पुलिस की नाक के तले यहाँ पर चोरियों की वारदातें पेश आ रही है। और जैसे मैंने सांबा का हवाला आपको दिया, यहाँ पर पेट्रोलिंग वाली गाड़ी लगातार यहाँ पर लगी रहती है, उनकी पार्टी यहाँ पर मौजूद रहती है, लेकिन उसके बाद नजर नहीं रखता है। और जो सीसीटीवी कैमरा में चोर दिख रहा है, जितनी भी दुकानों पर आज चोरियां हुई हैं या बैंक में चोरियां हुई हैं, चोर जब सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है, ये रॉड के साथ के डायरेक्शन चेंज कर रहा है, रॉड के साथ कैमरा को तोड़ रहा है, फिर उसी रॉड का इस्तेमाल कर ताले तोड़ रहा है, एंट्री ले रहा है अंदर, वहां से कैश तमाम चीजें चुरा रहा है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं है। और इसीलिए सांबा के लोगों ने लगातार सवालिया निशान खड़े कर दिए कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस के सामने ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी धरपकड़ नहीं है। और लोगों से पुलिस ये अपील कर रही है क्योंकि महज सिर्फ रिपोर्ट तैयार करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है कि यहाँ पर चोरों की भी निशानदही की जाए और ऐसे चोरों की नकेले कसी जाए, ताकि वो दूसरी बार किसी घटना को अंजाम देने के लिए सोचे 100 बार कि आखिर अगर इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाएगा तो पुलिस यहाँ पर पकड़ेगी और कार्रवाई करेगी। देखिए इसी कल भी जिसे घर में चोरी की वारदात पेश आई शाम को, वहां की एक महिला ने कहा कि बेशर्म है, ये नशे के लोग हैं, जिनका नशा टूटता है, चोरी कर ये पूरा दिन बैठकर खाते हैं। और कहीं ना कहीं नशे का एक बड़ा एंगल इसमें देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ये कहा है कि जिस तरह से फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो वहां की कुछ हो सकता है कि कोई ऐसे लोग वहां पर काम कर रहे हो, लेबर, जो जिनकी नजर में ये तमाम दुकानें हैं और यहाँ से वो चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस को चाहिए कि यहाँ पर काम करने वाले लोगों से भी पूछताछ करें और उनसे भी जो है वो निशान करवाने में मदद करें। लेकिन लोगों का लगातार नुकसान हो रहा है। पिछले 72 घंटों में इतना नुकसान लोग झेल चुके हैं कि लगातार ये वारदातें पेश आ रही हैं और ये चोरी करने वाले जो लोग हैं, चोर हैं, ये पकड़े नहीं जा रहे और नशे का एंगल तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल 72 घंटे में ये कितनी चोरी यहाँ पर हो चुकी है? 15 से 20 दुकानें आप कह सकते हैं कि 72 घंटों में यहाँ पर टारगेट हुई है। और उसी के साथ एक ऐसा घर जो 2 बार चोरों द्वारा निशाना बनाया गया, घर भी सांबा के कहली मंडी में टारगेट किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही रेकी की गई होती है और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाता है? ऐसा हो सकता है, रैकी की जाती है खासतौर पर वो घर जो खाली रहते हैं। और इसी तरह से जो घर टारगेट किया गया वो मैक्सिमम खाली रहता है। घर के सदस्य एक दूसरी जगह पर रहते हैं, लेकिन उनका आना जाना यहाँ लगा रहता है। और उसी का एक संज्ञान पहले ही परिवार ने ले लिया था, लेकिन इस बार उनको चोरों को सफलता हाथ नहीं लगी और कोई ज्यादा कॉस्टली सामान नहीं उठाया। लेकिन उनका जो नुकसान है वो काफी तोड़फोड़ अंदर जो वो की गई है। और रैकी सबसे पहले की जाती है। रैकी करने के बाद वो देखते हैं कि कहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और उनके डायरेक्शंस को बदला जाता है। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी रहता है। लेकिन अब पुलिस किस तरह से काम करेगी ये देखना होगा, क्योंकि अगर लोगों का ही ध्यान में नहीं रखा गया तो पुलिस के ऊपर लगातार सवालिया निशान उठना जो है वो लाजमी है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि ने पूरे विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी है कि किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ गया है, जहां पर पुलिस अब कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी तक चोरों का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि 72 घंटों में आप देखिए 15 से ये 20 लगभग चोरियां जो है वो बताई जा रही है। लगभग का आंकड़ा आपको बता रहे हैं और कई सूने घरों को भी निशाना बनाया गया है। तो जाहिर तरीके से पुलिस को अब कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जिला सांबा चोरियों का हब बनता जा रहा है, जहां पर कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला कठुआ लिए चलेंगे और हीरानगर से आपको खबर दिखाएंगे, जहां आप देखिए खनन माफियाओं को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से खबर जो है वो देखने को सामने मिल रही थी। लेकिन उस बीच में हीरानगर में खनन विभाग और लोगों में अब तनातनी जोरों पर आ गई है और खनन ब्लॉक के मुद्दे पर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। खनन विभाग यहाँ नियमों का पालन करने का हवाला दे रहा है और लोगों ने दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बता दिया है। इससे पहले खनन माफिया को मद्देनजर रखते हुए हीरानगर के लोगों ने काफी तरीके से आरोप लगाए थे, लेकिन अब हीरानगर में खनन विभाग और लोगों में पूरी तरह से तनातनी जो है वो मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही है। और खनन ब्लॉक के मुद्दे पर यहां आंदोलन ने अब जोर पकड़ लिया है और जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं इन दावों को भी पूरी तरह नकारा गया है। लेकिन आप देखिए आरोपों को किस तरह से अब ध्यान में लेने की जरूरत है, इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। खनन विभाग जो है वो नियमों का पालन करने का हवाला जरूर दे रहा है कि जितने भी नियम कानून बनाए गए हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर काम करता हुआ विभाग नजर आ रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरह से दावा विभाग की तरफ से किया गया है वो महज यहाँ फिसड़ी साबित हो रहा है, बेबुनियाद वो दावा है। ऐसा कुछ भी यहाँ जमीनी सतह पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये समझिए कि हीरानगर में खनन विभाग पर एक बार फिर से सवालिया निशान यहाँ पर आम लोगों ने लगा दिया है।
नियम और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। विभाग पर इस तरह से आरोप आम जनता लगाती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी आपने देखा कि खनन माफियाओं को मद्देनजर रखते हुए हीरानगर के अंदर खबर देखी गई थी, लेकिन आज हीरानगर में खनन विभाग में और लोगों के अंदर तनातनी का माहौल है और लोग काफी तरीके से विभाग के खिलाफ यहाँ आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर विभाग की बात की जाए तो काफी तरीके से वो दावा पेश कर रहा है कि काम सही से हो रहा है, लेकिन लोग यहाँ पर बेबुनियाद बता रहे हैं। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, एक तरफ आप देखिए खनन विभाग जो है वो दावा कर रहा है कि बहुत अच्छे से नियम कानून को मद्देनजर रखते हुए काम कर रहा है, लेकिन उस बीच में आम जनता कह रही है कि जो भी बातें सामने रखी जा रही हैं वो बेबुनियाद हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई आशा मैं आपको बताऊं, इस मुद्दे के लेकर जो पिछले 15 दिन से गतिरोध बना है, इसकी सच्चाई ये है कि गांव वालों का कहना है कि जो भी माइनिंग विभाग की तरफ से इसकी लीज के लिए जो लीज बनाने का जो प्रक्रिया है उसमें काफी लोगों का जो आरोप है कि जो मापदंड है उसके मुताबिक नहीं किया गया, क्योंकि जहां पे ये ग्राम सभा रखी गई, क्योंकि ये उस टाइम हुई जब पहले डीसी राहुल यादव जी थे, उस समय में ये ग्राम सभा कठुआ शहर में की गई, ना कि सहार पंचायत में, क्योंकि वहां पे एक फार्म है, इसके फार्म वहां पे ये की गई और उन्होंने अपने लोग बुलाए हुए थे, गांव के कुछ 4-5 लोग ही गए थे। उन्होंने पहले उनसे साइन करवाए बाहर गेट के ऊपर, उसके बाद अंदर जैसे ही वो लीज बनाने की बात आई उन लोगों ने विरोध किया, जैसे उन्होंने हमें बताया, और उनको बोलते रहे कि हम अगर विरोध करते, उनके लोग ज्यादा थे, वो बाहर आके हमारे खिलाफ नारे लगाने लगे। फिर हम बड़ी मुश्किल से वहां से निकले और ये सारा प्रक्रिया हुई और उसको पुलिस माइनिंग विभाग ने सच मानते हुए कि ये ग्राम सभा हो गई है, लोगों की कंसेंट आ गई है। और लेकिन आपको बताऊं कि इस आंदोलन के से पहले भी गांव की पंचायत है, उसने एक पंचायत सभा बुलाई जो 3 टायर सिस्टम है, जिसमें ग्राम सभा हुई और सभी लोगों ने एक मत से इसका विरोध किया है, लेकिन सरकार उसको भी नहीं मान रही, उसका रेजुलेशन भी दिया है। लेकिन एक ही बार डीएमओ कठुआ उनके पास आए और उनको बोला कि अपना मेमोरेंडम जो आपकी आपत्तियां वो दर्ज करवाओ। जी आशा। अभी रंजीव, जिस तरह से आम जनता यहाँ पर आरोप लगा रही है विभाग पर, विभाग की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? विभाग की तरफ से कोई आश्वासन नहीं अभी तक उनके पास आया। आज दिन जब उनका तीसरा दिन था धरने का, उसी दिन वो लोग तीसरा दिन था, तब डीएमओ कठुआ उनके पास आए थे, उनसे बात की थी और उनसे यही कहा था कि जो क्या आपकी आपत्तियां हैं हमें लिख के दे दो। पंचायत ने वो भी लिख के दे दी, लेकिन उसके बावजूद डीएमओ कठुआ ने एक मीडिया में एक बयान जारी किया कठुआ से कि ये जो लोग धरने पे बैठे हैं ये इलीगल हैं, ये अवैध रूप से विरोध कर रहे हैं। दर्शकों को ये बताइए कि कौन कौन सी आपत्तियां जो हैं वो विभाग के सामने दर्ज कराई गई थी लोगों की तरफ से? एक जो मुख्य थी ग्राम सभा, लोगों का साफ कहना है कि जिस जगह पे ये लीज खनन माफिया बना रहा है वो जगह जो है उसके साथ जंगलात का एरिया लगता है, लोगों के घर हैं, लोग इस नाले के पानी के ऊपर ही अपनी उनकी खेती बाड़ी जो है वो निर्भर करती है। एक आपत्ति ये थी, उन्होंने कुएं खोदे हुए हैं जिनसे कुएं का वो पानी पीते हैं, अगर माइनिंग हो गई वो जल सूख जाएंगे, जहाँ का इलाके तरह वो काफी आ जाएगा। पर्यावरण को इतना खतरा है कि जहाँ की जो आने वाली जनरेशन वो यहाँ तबाही बच नहीं सकती। लेकिन यही आपत्तियां उन लोगों ने दर्ज कराई, लेकिन माइनिंग जो है वो उन आपत्तियों को मानता नहीं है। वो कहता है कि पब्लिक हियरिंग हो चुकी है, वहां पे लोगों की कंसेंट आ गई, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर माइनिंग विभाग सच्चा है, जहां हम बैठे हैं पंचायत के अंदर, जहां पे चल रहा है वहां पे आए और हमारे सामने बैठ, मतलब कि जमीनी हकीकत जो है वो विभाग आकर देखे कि क्या कुछ वहां पर हो रहा है, आम जनता क्या कुछ वहां भुगत रही है। नहीं चल रही है, लेकिन जो गांव वाले हैं वो भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं, इसके लिए चाहे जितने मर्जी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपको बताते चले कि हीरानगर के अंदर आम जनता जो है वो देखिए धरना प्रदर्शन पर बैठ चुकी है और वो साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि आपत्तियां जो दर्ज कराई गई हैं उस पर विभाग की तरफ से गौर नहीं फरमाया गया है, जिस पर गौर फरमाने की जरूरत है। और साफ तौर पर आम जनता यहाँ पर चेतावनी देती हुई नजर आ रही है कि वो पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं है और जमीनी सतह पर उतर कर देखा जाए कि हकीकत क्या
क्या कुछ है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको जिला रामबन लिए चलेंगे और रामबन से आपको दिखा देते हैं किस तरह से खबर जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार आप देखिए बिजली अघोषित कटौती को मद्देनजर रखते हुए खबर जो है वो सामने आई है। रामबन में अघोषित बिजली की जो कटौती यहाँ पर हो रही है ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। अघोषित कटौती की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और शाम ढलते ही यहाँ पर जिले के अंदर कई इलाके जो हैं वो पूरी तरह से अंधकार में चले जाते हैं और लोगों ने अब आप देखिए किस तरह से बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की है, लेकिन कई तरह के सवालिया निशान अब लगते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर दूर दराज का इलाका है और दूर दराज के इलाके के अंदर किस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सबके सामने हर दिन आपको खबर जिला रामबन से भी दिखाते हैं, जहां पर सड़क की समस्या, पानी की समस्या और आज यहां अघोषित कटौती की वजह से लोग परेशान हैं। ये बिजली की अघोषित कटौती है जिसमें समझिए जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्हें रात के समय में पढ़ाई करनी है, घर का कामकाज कुछ यहाँ पर किया जाएगा आम लोगों की तरफ से और उसके साथ साथ अगर बिजली नहीं मिलती है तो काफ़ी तरीके से परेशानी के दौर से ये लोग गुजर रहे हैं और अभी भी गुजर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बिजली विभाग को ध्यान देने की ज़रूरत तो थी, लेकिन आखिर किन कारणों की वजह से बिजली की अघोषित कटौती जो है वो दूर दराज के इलाकों के अंदर की जा रही है और आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि दूर दराज के अंदर यहाँ लगातार आप देखिए अनशेड्यूल्ड कट जो है वो किस तरह से लगाए जा रहे हैं और पूरे दिन में भी यहाँ कट जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन जिला रामबन के अंदर बड़ा आरोप आम लोगों की तरफ से लगाया गया है कि जाहिर तौर पर जो बिजली आनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है। अघोषित कटौती यहाँ पर बिजली की हो रही है जिसकी वजह से काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ रही हैं। पानी की सप्लाई बिजली की वजह से ठप हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है, लोगों का कामकाज यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है, इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नदीम, एक तरफ सड़क की बात होती है लेकिन आज बिजली की बात हो रही है, दूर दराज का इलाका है, आरोप लग रहे हैं कि बिजली की अघोषित कटौती हो रही है। क्या लगता है कि विभाग को किस तरह से काम करने की जरूरत है और आखिर इतना ज्यादा यहाँ पर अनशेड्यूल जो कट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं एक चीज बता दूं, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट रामबन के दूर दराज के इलाकों की बात करें आप, वहां तो बिजली की कटौती होती ही होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अगर 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप देखेंगे तो वहां भी बिजली का हाल बेहाल है। तो कहीं ना कहीं जब हम देखें, क्योंकि आप एक तरफ आप देखेंगे कि हमने देखा कि पीडीडी की जो डेली वेजर्स हैं वो काम अगर कर रहे हैं, लेकिन जो परमानेंट साइट का स्टाफ है उसकी कमी है। और जिसको देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो भी हमने देखा कि उजाला योजना जिसके तहत सौभाग्य योजना के तहत घर घर जो है बिजली पहुंचाई गई, ट्रांसफार्मर्स नए इंस्टॉल किए गए, तो उससे कहीं ना कहीं हमने एक चीज देखा, आज की डेट में भी आप देखेंगे कि सरसब्ज पेड़ पौधों के साथ जो है बिजली की तार लपेटी है, घर घर पहुंचाई है। और एक तरफ हम देख रहे हैं क्योंकि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को काम दिया गया जो बिजली के खंभे लगाने का, तार लगाने का, तो उनकी तरफ से जो डिले हुआ उस वजह से आज की डेट में एक रिस्क है कि अगर आप सरसब्ज पेड़ों के साथ जो तार लिपटी हुई है उसमें अगर बिजली सप्लाई चालू करते हैं, मामूली सी हवा चलती है, या फिर आज की डेट में हमने देखा कि पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर रामन की तरफ से एक ऑर्डर भी निकाला गया कि जाके आप देखिएगा इलीगल जो कनेक्शन है उनको कट कीजिए। तो कहीं ना कहीं हम एक चीज देख रहे हैं ये कि आप खंबे जो विजुअल्स पे डिस्प्ले हो रहे हैं उस पे आप देखेंगे कि खंभों का क्या हाल है। नंबर एक तो ये काज है एक बिजली कट्स का, और दूसरा काज जो हमारे पास बिजली कट्स का ये है कि लोड जो है हमारे पास ज्यादा है। इलीगल कनेक्शन अगर आप एक ट्रांसफार्मर पर देखेंगे, अगर 30% वहां पे इलीगल कनेक्शन निकलते हैं या 20% निकलते हैं, तो जाहिर सी बात है वही वजह बनता है आज की डेट में बिजली कट्स का। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जिस तरह से कार्रवाई पिछले दिनों में है इसी तरह से कार्रवाई दूर दराज के इलाकों में भी करें। अगर रामबन के दायरे में ही आप जो है 5-7 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही कार्रवाई चलाएंगे तो ज्यादा देर जो है ये चलेगा नहीं। लेकिन अगर आप दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में अपने स्टाफ को अलर्ट करें और वहां पे वो चेकिंग करें, इलीगल कनेक्शंस को काटे, जो लोग बिजली बिल अदा नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, हीटर, बॉयलर या फिर दूसरी जो चीजें इस्तेमाल की जा रही है, अगर उन तमाम चीजों को जब्त किया जाएगा तो जाहिर सी बात है बिजली का जो लोड है वो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिजली चोरी की वजह से लोगों को समस्याएं जो है वो झेलनी पड़ रही हैं, जिस पर विभाग को अब नजर गड़ाने की जरूरत है, कुछ ऐसा? जी बिल्कुल आशा, देखिए जाहिर सी बात है ये चीजें भी, और उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि कुछ लोग तो इस तरह से बिल अदा नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिपार्टमेंट इस चीज को कह रहे हैं कि जो बिजली बिल अदा नहीं करेंगे उसके कनेक्शन काट दें। लेकिन जब आप लोगों के पास जाएंगे तो लोगों से बात करें, लोगों का ये कहना होता है कि जब हमें तो बिजली मिलती ही नहीं है, और अगर बिजली मिलती नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इलीगल कनेक्शन है आपके पास। अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी 25 केवी या 63 केवी है
तो आप 70-75 या फिर 30-35 घर एक ट्रांसफार्मर पर चला सकते हैं, लेकिन 50 या 55 घर अगर वहां पर चल रहे तो जाहिर सी बात है कि पीछे वो लोग भी जा रहे हैं जो बिल अदायगी करते तो हैं लेकिन उन्हें बिजली नहीं मिलती। अगर इलीगल कनेक्शन को आप काटेंगे तो लोड आपके पास जाहिर सी बात है कम होगा। जब बिजली का लोड कम होगा तो आप प्रॉपर सप्लाई दे पाएंगे। आज की डेट पे जहां लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते हैं बिजली न होने की वजह से, क्योंकि सर्दियों के वक्त में आपको पता होगा कि जंगली जानवर बस्तियों का रुख करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग खौफ हरास में भी है जब बिजली सप्लाई नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ अलर्ट होने की जरूरत है उन टीम्स को जो फील्ड में काम कर रही है, दूर दराज के इलाकों में काम कर रही है, और जो भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं बिजली के इस्तेमाल को लेकर उनके खिलाफ लगाम कसी जाएगी। उनके खिलाफ लगाम कसी जाएगी तो जाहिर सी बात है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और लोगों को भी बिजली बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो इलीगल कनेक्शन को लेकर नदीम ने यहाँ पर बात की है कि उन पर नकेल कसने की जरूरत है। जहां पर आप देखिए बिजली चोरी हो रही है वहां पर नकेल कसने की जरूरत है, क्योंकि इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। काफी तरीके से नजर गड़ाने की जरूरत है। और आपको ये भी बताते चले कि कठुआ की अगर बात करें तो कठुआ जिले के पनी बसोली मार्ग पर मघियार के पास हुए हादसे में मां और बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कार हादसे के शिकार हुए लोग बनी के एक प्रतिष्ठित परिवार के रिश्तेदार बताए जा रहे थे, जिनकी पहचान मोनिका गुप्ता, पत्नी संजय गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, वर्षी जो कि संजय गुप्ता और साथ ही साथ शेखर गुप्ता सभी निवासी आरएसपुरा के रूप में की गई। वहीं हादसे में घायल हुए प्रभात गुप्ता और रूबी गुप्ता की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिन्हें जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया था और वहां प्राथमिक उपचार के बाद अमृतसर रेफर कर दिया गया है। दरअसल ये हादसा तब पेश आया जब बनी बसोली मार्ग पर मघियार के पास पहुंचते ही कार बेकाबू होकर करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी और हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।